हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। बगैर टाइम ज़ाय किए हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। और आज की जो वीडियो है वो है सेल डिवीज़न के बारे में। ये तो हम सबको पता ही है कि सेल डिवीज़न दो तरह से होती है, एक है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। आज की वीडियो में हम सिर्फ माइटोसिस को डिस्कस करेंगे। मियोसिस की वीडियो इंशाल्लाह कल अपलोड की जाएगी। कोशिश मेरी ये होगी कि मैं बहुत शॉर्ट टाइम में मैं इस टॉपिक को कवर कर दूँ ताकि कम से कम मिनट्स की बन सके। तो बगैर टाइम जाके हम देख लेते हैं कि माइटोसिस में आज हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली है इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम देखेंगे माइटोसिस के स्टेजेस और देन इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस। लेकिन आगे चलने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जी जनाब, हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ माइटोसिस। माइटोसिस क्या है एक्चुअली द मेजर पर्पज़ ऑफ माइटोसिस इज़ फॉर ग्रोथ एंड टू रिप्लेस वॉर्न आउट सेल। इसी वजह से माइटोसिस का अमल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर इफ़ नॉट करेक्टेड इन टाइम, मिस्टेक्स मेड ड्यूरिंग माइटोसिस कैन रिजल्ट इन चेंजेस इन द डीएनए दैट कैन पोटेंशियली लीड टू द जेनेटिक डिसऑर्डर। इसी वजह से माइटोसिस का वक्त पर स्टार्ट होना और वक्त पर रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज समटाइम इट लीड्स टू कैंसर। देख लेते हैं माइटोसिस है क्या। एक्चुअली माइटोसिस इन विच अ सिंगल सेल डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। अब डॉटर सेल्स क्या हैं, आपको आखिर में तस्वीर के आखिर में टू डिप्लॉयड सेल्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये दो डॉटर सेल्स हैं जो कि शुरू में आपको जो पहला एक सेल नज़र आ रहा है जिसमें एक कंप्लीट सेट है क्रोमोसोम का, ये पेरेंट सेल है। तो ये जो दो डॉटर सेल बने हैं, जो दो डिप्लॉयड सेल्स बने हैं, ये बिल्कुल अपने पेरेंट सेल की तरह हैं। आगे देख लेते हैं जनाब कि माइटोसिस इज़ अ वे ऑफ मेकिंग मोर सेल दैट आर जेनेटिकली द सेम एज अ पेरेंट सेल। ये वही बात है जो अभी हम करके हटे हैं कि जेनेटिकली जितने पेयर क्रोमोसोम के पेरेंट सेल में मौजूद हैं उतने ही डॉटर सेल में भी मौजूद है। मतलब जेनेटिकली ये जो डॉटर सेल्स होते हैं ये अपने पेरेंट सेल के बिल्कुल आइडेंटिकल और सेम होते हैं। आगे चलते हैं जनाब स्टेजेस ऑफ माइटोसिस की तरफ। वैसे किताबों में उमूमन हमें 4 ही स्टेजेस नज़र आती हैं, लेकिन उसके वो आगे पीछे करके इंटरफेस और साइटोकाइनेसिस का जिक्र ज़रूर किया हुआ होता है। तो यहाँ पर हम डिटेल से इन तमाम स्टेजेस को देखेंगे ताकि एक दफ़ा ये बात अच्छे से हमारे जहन में बैठ जाए कि किस स्टेज में कौन सा काम हो रहा होता है। सबसे पहले है इंटरफेस, प्रोफेस, फिर प्रोमेटाफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस एंड साइटोकाइनेसिस। तो जनाब हम चलते हैं सबसे पहले इंटरफेस की तरफ। इंटरफेस क्या है? इंटरफेस में क्या होता है कि ह्यूमन सेल जो है वो अपने नॉर्मली फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, जैसे कि सेल ग्रोथ वगैरह। और इसके अलावा इसमें सेल जो है वो अपने न्यू मॉलिक्यूल्स और न्यू ऑर्गेनल्स बना रहा होता है। आपको यहाँ पे इस तस्वीर में नज़र आ रहा होगा कि ये एक पूरे सेल की लाइफ है। इसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है मतलब 75% जो सेल की लाइफ है वो इंटरफेस में गुजरती है और बाकी जो 25% जो उसकी लाइफ है वो माइटोसिस में गुजरती है। माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस में मिला के गुजरती है। मतलब ज़्यादातर हालत में सेल अपने नॉर्मली फंक्शंस प्रोड्यूस कर रहा होता है। डिवीज़न को वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी का 25% देता है। अब ये क्या है, इसमें इनको थोड़ा हम और से देख लेते हैं कि एक्चुअली इंटरफेस है क्या। दैट व्हाट इज़ इंटरफेस स्टेज। जनाब द सेल हैज़ 3 फेस एक्चुअली दैट मस्ट अकर बिफोर माइटोसिस और सेल डिवीजन। इन 3 फेसेस को कलेक्टिवली जो है वो इंटरफेस कहा जाता है। जैसे कि आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस। एक्चुअली G क्या है? G स्टैंड्स फॉर गैप एंड S स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस। इट मीन्स गैप 1 phase, synthesis phase and gap 2 phase. During interphase the cell copies its DNA. अच्छा, कॉपी उसकी कहाँ होगी? वो सिंथेसिस फेस में होगी एंड इट्स डीएनए इन प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस। ठीक है, सिंथेसिस का जो काम होगा वो एस फेस में होगा। इसके अलावा इंटरफेस जो है इट इज़ द डेली लिविंग और मेटाबॉलिक फेस है सेल का, जिसमें सेल क्या करता है? सेल ऑब्टेन करता है न्यूट्रिएंट्स को, मेटाबोलाइज करता है उनको, ग्रो करता है। सेल अपने डीएनए को रीड करता है, सेल कंडक्ट करता है नॉर्मल सेल फंक्शन को। इसी वजह से इंटरफेस को फॉर्मली रेस्टिंग फेस भी कहा जाता है। आगे चलते हैं हम जनाब प्रोफेस की तरफ। प्रोफेस क्या है? हम इस तस्वीर में बहुत गौर से हम देख भी सकते हैं कि इसमें जो है वो जो सेंट्रोसोम है वो सेपरेट हो रहे हैं। माइटोटिक स्पिंडल्स, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये बन रहे हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स बन रहे हैं।
जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस हो रहे हैं। इसके अलावा सेंट्रोमेयर विद अटैच्ड काइनेटोकोर हो रहे हैं, ठीक है, कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसअपियर होना शुरू हो गया है। हम थोड़ा सा इसके करैक्टरिस्टिक फीचर्स देख लेते हैं कि इन दिस फेज चेंजेस अकर इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस में क्या चेंजेस आएंगी कि इसका न्यूक्लियोलाई जो है वो डिसअपियर हो जाएगा और जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो भी डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। क्रोमैटिन फाइबर जो हैं, जो कि पिछले इंटरफेस में डीएनए ने रेप्लिकेट किए हैं, डीएनए को रेप्लिकेट किया है, वो क्रोमैटिन फाइबर कहलाता है। वो क्या होगा, क्रोमैटिन फाइबर अपने आप को टाइटली कोइल करना शुरू कर देंगे, वो अपने आप को कंडेंस करना शुरू कर देंगे ताकि वो क्रोमोसोम की शक्ल में ज़ाहिर हो सकें। और आखिरकार क्या होगा कि ईच डुप्लीकेट क्रोमोसोम अपीयर एज 2 आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड। आपको यहाँ पे तस्वीर में नज़र आ भी रहा होगा कि 2 आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो काइनेटोकोर से अटैच हैं, ठीक है। माइटोटिक स्पिंडल बिगिन टू फॉर्म, माइटोटिक स्पिंडल भी बन गए हैं, ये भी आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे काइनेटोकोर का जिक्र है। काइनेटोकोर क्या है? एक्चुअली काइनेटोकोर इज़ अ प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट फॉर्म ऑन अ क्रोमैटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो ये प्रोटीन जो है वो सेंट्रोमेयर के इर्द गिर्द बनना शुरू हो गई है, ठीक है। वो जो कि क्या करेगी, जो कि अलाउ करेगी, विच अलाउ इट टू अ स्पेंडल फाइबर ऑन अ क्रोमोसोम, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्रोमैटिड का भी जिक्र नज़र आ रहा है। आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड क्या होते हैं? क्रोमैटिड इज़ वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड, मतलब 2 स्ट्रैंड्स हैं एक क्रोमोसोम के, उसमें जो एक स्ट्रैंड है वो क्रोमैटिड कहलाएगा। दैट फॉर्म व्हेन अ क्रोमोसोम रेप्लिकेट्स। आप इसको बहुत गौर से तस्वीर में देख भी सकते हैं। आगे चलते हैं हम अपने सेकंड फेज़ की तरफ। हमने इंटरफेस को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। प्रोफेस में हमने देख लिया है कि इसमें न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस आना शुरू हो गए हैं। एक तो ये कि न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर होने लग गई है और जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो अपने आप को कंडेंस करने लग गया है। आगे देख लेते हैं प्रोमेटाफेज क्या है। प्रोमेटाफेज ये एक स्टेज है जो कि मेटाफेज से पहले की स्टेज है। इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियर एनवेलप कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है। आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको न्यूक्लियर एनवेलप बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा क्या होता है कि ईच सिस्टर क्रोमैटिड हैज़ अ प्रोटीन स्ट्रक्चर कॉल्ड द काइनेटोकोर। हर सिस्टर क्रोमैटिड के पास एक स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का जिसको काइनेटोकोर कहते हैं। अभी हम जिक्र करके हटे हैं पिछली स्लाइड में कि काइनेटोकोर क्या है। काइनेटोकोर एक्चुअली एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जो कि हर क्रोमैटिड के ऊपर बनता है सेल डिवीजन के दौरान, जिसकी वजह से क्या होते हैं, स्पेंडल फाइबर क्रोमोसोम के साथ अटैच हो पाते हैं। आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा कि कहीं कहीं स्पेंडल फाइबर जो हैं वो अटैच भी हुए हुए हैं काइनेटोकोर प्रोटीन से, जो ब्लू कलर का डॉट है। इसके साथ ही सम माइक्रोट्यूब्यूल नज़र आ गया है आपको। सम माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू द काइनेटोकोर, मतलब इस वक्त 4 सिर्फ 2 माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं वो इस वक्त अटैच हुए हुए हैं काइनेटोकोर के साथ। आगे चलते हैं जनाब मेटाफेज की तरफ। मेटाफेज क्या है? ये एक दरमियानी स्टेज है सेल डिवीज़न की, जिसमें क्या होता है कि स्पेंडल फाइबर्स आर फुली फॉर्म्ड। अब स्पेंडल फाइबर जो है वो मुकम्मल तौर पर बन चुके हैं। आप इसका मवाजना भी कर सकते हैं पिछली तस्वीर के साथ। इसके अलावा नाउ पोल्स आर एट द अपोजिट एंड ऑफ द सेल। आप देख लें कि दोनों जो पोल्स हैं वो सेल के 2 मुख्तलिफ सिमतों में मौजूद हैं और क्रोमोसोम्स ने अपने आप को अरेंज कर लिया है ऑन द मेटाफेज प्लेट। ये जो मेटाफेज प्लेट है एक इमेजिनरी प्लेट है। सेल डिवीज़न के वक्त मेटाफेज के दौरान क्रोमोसोम अपने आप को इस प्लेट के ऊपर अरेंज कर लेते हैं ताकि वो सेपरेट हो सकें। आगे चलते हैं हम एनाफेज की तरफ। एनाफेज में क्या होता है कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि पहले जो है ये सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में ज्वाइन थे, अब जो है वो सेपरेट हो गए हैं। क्या होता है कि 2 सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोसोम कम अपार्ट सेपरेटिंग सिस्टर क्रोमैटिड्स। वही बात कि सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो गए हैं। ईच सिस्टर क्रोमैटिड बिकम अ फुल फ्लैश डॉटर क्रोमोसोम, और अब हर सिस्टर क्रोमैटिड अपने आप को एक फुल फ्लैश डॉटर क्रोमोसोम के तौर पर जाहिर करेगा अगली स्टेज में। और डॉटर क्रोमोसोम क्या करेंगे, वो अपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, मतलब स्पेंडल फाइबर अब श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे और ये जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं ये दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे। अगले फेस में देख लेते हैं कि टेलोफेस में क्या होता है। इसमें क्या होता है कि एनाफेस से ही सेल एलोंगेशन जो है वो शुरू हो जाता है, सेल लंबा होना शुरू हो जाता है। क्रोमैटिन फाइबर जो हैं
वो अपने आप को अनकॉइल करना शुरू कर देते हैं, जबकि हमने देखा था कि प्रोफेस में ये अपने आप को कॉइल कर रहे होते हैं, टाइटली कॉइल कर रहे होते हैं, लेकिन अब टेलोफेस में आके ये अपने आप को अनकॉइल कर रहे हैं। न्यूक्लियोलाई अपीयर, आप देखेंगे कि न्यूक्लियोलाई बनना शुरू हो गया है, आपको मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। इसके अलावा स्पिंडल फाइबर रीअपियर्स जो है वो हो रहे हैं। आगे चलते हैं साइटोकाइनेसिस। ये भी ये माइटोसिस के बाद जो है साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का मतलब ब्रेक, मतलब यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो है वो ब्रेक होगा। इससे ये फाइनल स्टेज है सेल साइकिल की। इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, इसके साथ साथ सेल भी डिवाइड हो रहा है, ऑर्गेनेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, और आपको बहुत वाज़ेह तौर पे क्लेवेज फरो नज़र आ रहा है जो कि शुरू हो रहा है, जो कि सेल को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगा। क्लेवेज फरो फॉर्म्स विच पिंचेस द सेल इनटू 2 पार्ट्स, और अब एक सेल जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। यहाँ पे हम माइटोसिस का पूरे ओवरव्यू देख लेते हैं। ये वही वाली तस्वीर है जो सबसे शुरू पहली स्लाइड में लगी हुई थी, कि आप देख सकते हैं कि जो पेरेंट सेल था बिल्कुल वैसे ही 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बने हैं। जनाब माइटोसिस के इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस माइटोसिस की ये है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए भी ये बहुत अहम है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे जो है वो न्यू सेल्स बन रहे होते हैं, ठीक है। न्यू सेल्स की मदद से ही ग्रोथ होती है, और जो वॉर्न आउट सेल या इंजियर्ड सेल्स होते हैं उनकी रिप्लेसमेंट होती है, और वहाँ पे नए सेल आके बनते हैं। जैसे कि आपकी स्किन अगर कभी कहीं से ज़ख्मी हो जाए तो कुछ ही दिनों पे वहाँ पे नई स्किन आ जाती है। वो नई स्किन कैसे आती है? वो माइटोसिस का ही नतीजा होती है। इसके अलावा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के लिए माइटोसिस क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि सिंगल सेल में मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो माइटोसिस के ही कारण होती है। ये हमने परसों की जो हमारी वीडियो थी जिसमें हमने डॉली की स्टोरी डिस्कस की थी, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस के थ्रू ही हुई थी। अच्छा, फिर इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में, कि एम्ब्रियो की जो ग्रोथ के लिए जो है वो माइटोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे दूसरे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके लिए भी माइटोसिस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तो हम डिस्कस ही कर चुके हैं कि माइटोसिस के ज़रिए न्यू सेल्स बनते हैं, पुराने सेल्स की रिप्लेसमेंट होती है, और जो डैमेज सेल्स होते हैं उनकी जगह पे न्यू सेल्स आते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों को बहुत ही आसान अल्फाज में, आसान ज़बान में ये समझ में आ गया होगा। इंतज़ार कीजिएगा हमारी न्यू वीडियो का, लेकिन वीडियो ख़त्म होने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब